सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस अभी आ रही होगी प्रॉपर आप तक। तो ये क्वेश्चन आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कितने बज रहे हैं सुबह के? ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, ठीक है, आंसर दो इसका जल्दी से। कल पढ़ा था ना, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में आरबीआई है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? ये तो मौद्रिक नीति हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है इंडिया में, ये आपको कमेंट में बताना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़े थे, जहाँ पे आरबीआई उन टूल्स का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ती है। ठीक है, इन्फ्लेशन में किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है आरबीआई, जरा कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो टूल्स क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? एक तो बैंक रेट पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े थे जो दो तरह के थे। एक तो आउटराइट परचेज पढ़ा था, आउटराइट परचेज, और दूसरा पढ़ा था रीपरचेज ऑब्लिगेशन, जहाँ पे हमने रेपो रेट पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा पढ़ा था एमएसएफ विच इज़ अ काइंड ऑफ ओवरनाइट लेंडिंग। ओवरनाइट लोन्स यहाँ पे मिनिमम ये एमएसएफ में दिया जाते हैं। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक, बैंक रेट ज़्यादा होता है रेपो रेट से, एंड एमएसएफ ज़्यादा होता है, एमएसएफ भी रेपो रेट से 1%, दैट इज़ 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, आपका एमएसपी हो गया, आपका टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के तहत आती हैं। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे सही है। वैसे फोर नाइट है। इन्फ्लेशन में हम किस तरह का पॉलिसी का यूज़ करते हैं? हॉकिश, हॉकिश को हम टाइट बोल देते हैं, डियर बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं उसको। आज के लेक्चर में क्या करने वाले, मनी सप्लाई करेंगे, डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जो आपने क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, M0, M1, M2, M3, M4, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये बैड बैंक्स क्या होती हैं, या फिर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं। तो मेन जो शुरू का जो कंपोनेंट रहेगा लेक्चर का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाद का कंपोनेंट है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, करना हमें सारी चीज़ें हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से जितनी नीडेड है, बट शुरू का जो कंपोनेंट मैं पढ़ाऊँगा M0, M1, M2, M3, M4, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इनको देखिएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या सर IAS बन गया? हाँ भाई, बन गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी इन आवर इकोनॉमी, यानी कितने टाइप का पैसा घूमता है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मनी में अगर हम बात करें तो 4 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक, सबसे पहला है टाइप ऑफ मनी इज़ करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा मनी है जो बैंक के पास है। तीसरा मनी है जो आरबीआई के पास है, दैट इज डिपॉजिट्स विद आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड चौथा मनी है जो पोस्ट ऑफिसर्स के पास है, दैट इज पोस्टल डिपॉजिट्स बोल सकते हैं। तो 4 तरह के एक तरह से हम बोल सकते हैं मनी है हमारे इकोनॉमी में। करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, सर्कुलेशन का भी देखते हैं क्या मतलब है, बैंक के पास और जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एंड जो पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा हुआ है। अब ये जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो पैसा घूम रहा है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो पब्लिक के पास पैसा पड़ा हुआ है, नहीं कि लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ, जैसे आपके घर में कैश पड़ा होगा, आपकी जेब में कैश पड़ा होगा, आपके अलमीरा में कैश पड़ा होगा, कैश ही कैश है, ऐश ही ऐसे। तो वो जो है आपका करेंसी, जो कैश पड़ा है आपके पास यानी पब्लिक के पास, दैट इज कॉल्ड एज करेंसी इन सर्कुलेशन का ये कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है जो बैंक ऐश कर रहा है जिस कैश पे, दैट इज कॉल्ड एज, जो बैंक के पास करेंसी है उसको बोलते हैं, जो सर्कुलेशन में है, जो अभी यूज़ में चल रही है। तो बैंक के पास भी कुछ पैसा होता है, सो दैट अगर कोई आता है मान लो एकदम से, तो और बैंक से बोलता है कि भाई हमें 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, तो उसको देने के लिए बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें हो गई। अब बैंक के पास अगर आए, करेंसी इन सर्कुलेशन, ध्यान सुनना, करेंसी इन सर्कुलेशन में ये काफ़ी बड़ा कंपोनेंट रखता है अपना। ठीक है, ये तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है, ध्यान रखना। बैंक के पास जो मेन अमाउंट होता है वो उसका डीडी और टीडी होता है। अब डीडी और टीडी पूछो बेटा क्या होता है, पूछो जल्दी से पूछो कमेंट में क्या होता है सर, फिर हम बताएंगे।
फिर हम तुमको बताएंगे नहीं, तुमको लतियाएंगे हम। क्योंकि कल बताए थे ये, ठीक है। ये होता है डिमांड डिपॉजिट और ये होता है टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। कल पढ़े थे ना हम लोग कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आते हैं, जैसे कि सेविंग्स में जो पड़ा हुआ है पैसा सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में जो बिजनेस चलाते हैं वो पैसा रखते हैं। टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट यानी एफडी एंड आरटी, ये आते हैं। तो ये बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है उसको डीडी और टीडी में हम तोड़ सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। इसका अगेन मैं डिफ्रेंसिएशन बताता हूँ। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जब आप डिमांड करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ इफ एंड बट, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशन आपको पैसा दिया जाएगा। आप एटीएम से निकालिए, फिर बैंक से जाके मांगिए, बैंक ब्रांच में जाके। टीडी में अगर बात करें, टाइम डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट, इसमें होती है आपकी एफडी। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने मेच्योरिटी पे पैसा तोड़ा तो ठीक है, आपको पूरा पैसा मिलेगा 1 साल 2 साल जितने की मेच्योरिटी पीरियड है। अगर आप पहले तोड़े एफडी को तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मेच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास क्या किस तरह के डिपॉजिट होते हैं, तो आरबीआई के पास अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो आरबीआई के पास भी 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक तो जो बैंक्स ने डिपॉजिट कर रखा है, याद करो कल रिवर्स रेपो रेट, तो भाई बैंक अपना पैसा जा रहा था ना आरबीआई के पास देने, तो ये है बैंकर्स या फिर बैंकर और बैंक्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो बैंक्स ने अपने डिपॉजिट करवा रखे हैं विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और दूसरा है यहाँ पे हमारा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर का मतलब क्या है, हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूशन ने डिपॉजिट करवा रखे हैं, हो सकता है कि भाई क्योंकि पब्लिक तो डायरेक्टली डील करती नहीं आरबीआई से, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो जिसने भी अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद आरबीआई, ठीक है। एंड चौथा है हमारा पोस्टल डिपॉजिट। इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डीडी एंड टीडी। सेम गोज जैसे कि बैंक में देखा था, डिमांड डिपॉजिट यानी कि कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा आप जाके मांग सकते हैं, और टीडी टर्म डिपॉजिट है कि मेच्योरिटी पे ही मिलेगा। बड़ा गंदा है, कोई करवाता भी नहीं अभी, ठीक है। मतलब मेरे फादर ने करवाई थी, ठीक है, अब काफ़ी पहले, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट, मतलब पता नहीं 1 लाख आई थिंक मिलना है, 1 लाख रुपए, मतलब बहुत टाइम से डिपॉजिट करवा रहे हैं और मिलना कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसमें भी इतने चक्कर कटवा रखे हैं, इतने चक्कर कटवा रखे हैं कि भाई जुलाई में आई थिंक, हाँ जुलाई या फिर अगस्त में, जुलाई या फिर अगस्त 2023 में किया था, अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इनसे मिलिए उनसे मिलिए, इतने सारे मतलब इतने टाइम से डिपॉजिट कर रहे हैं, देना 1 लाख, उसमें भी एकदम दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो इसी वजह से ज़्यादा कोई करवाता भी नहीं है। इसी वजह से इसको जो है, जो बहुत पुराना पोस्टल बिल है, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसको भी अभी रिप्लेस किया गया है, ठीक है। सो दैट जो डिजिटलाइज इसको भी किया जा सके और चेंजिंग एनवायरनमेंट से इसको भी वो करवाया जा सके कि भाई साथ साथ चले जैसे बैंक चल रही हैं। खैर, तेल लेने गई पोस्टल डिपॉजिट्स तेल लेने गए पोस्टल जो डिले चल रहा है, हमें ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ कि करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड ये पोस्टल डिपॉजिट्स होते क्या हैं, समझ में आया कि नहीं। सर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में रहता है, वो नहीं आता इसमें, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स अभी पढ़ने वाले हैं उससे हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। पोस्ट बैंक्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, होता होगा। सूरत में रहते हो क्या सर आप, नहीं यार सूरत में कहाँ पहुँचा दिए तुम। क्या वॉइस क्या हो गया, वॉइस कम है क्या, ठीक चलो। ये चीज़ अगर क्लियर है, अब बढ़ते हैं ये लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको तरलता बोलते हैं, तरल तरल हो जाना, एकदम तरोताज़ा हो जाना, ये होता है लिक्विडिटी का मतलब। तरोताज़ा इंसान कब होता है, जब कैश होता है, तभी तो ऐश करता है। अब लिक्विडिटी अगर मैं डिफाइन करूँ, डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट फिर भी, लिक्विडिटी इज सेइंग कि हाउ क्विकली योर एसेट इज़ कन्वर्टेड टू कैश। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है, ठीक, मेरे पास ये टेबल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों को बेचने गया, कौन जल्दी से मेरे को कैश दे देगा, वो ज़्यादा लिक्विड होगा, वो ज़्यादा लिक्विड होगा, वो ज़्यादा तरल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेके गया अपनी, मान लेते हैं, वैसे तो है नहीं, इतनी तो औकात नहीं है, मान लेते हैं कि भाई मेरे पास लैंड रोवर है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तो या फिर आपके पास लैंड रोवर है, क्यों नहीं, तो आप गए लैंड रोवर बेचने,
ठीक है। दूसरी जगह मेरे पास ऑल्टो है, ठीक है, मैं ऑल्टो बेचने गया और आप लैंड रोवर, तो भाई किसकी जल्दी बिकेगी? मतलब कंसिडरिंग कि ऐसा नहीं कि आप मतलब 1 लाख रुपए में अपनी लैंड रोवर दे रहे हैं, मतलब ठीक है, जितना मैं मान लो कि हमने सेम टाइम पे लिया था, आपने भी उसी टाइम पे लिया था, दोनों ने सेम टाइम में ऑल्टो लिया था जब मैंने, और आपने लैंड रोवर लिया था, ठीक है, आप काफ़ी अमीर है। तो जब आप गए, ठीक है, मतलब सेम टाइम पर उस सेम डिप्रिसिएशन होगा और उसी हिसाब से आपने रेट लगाया। लैंड रोवर आई थिंक कितने 90 लाख 1 करोड़ ऐसे इस तक की आती है। तो मान लेते हैं कि भाई आपने उसका प्राइस है 80 लाख, मैंने ली थी ऑल्टो भाई 5 लाख की, 5 लाख की, और उसको मैं बेच रहा हूँ 4 लाख या फिर 4.5 लाख की। तो ऑब्वियस ये बात, मेरी ऑल्टो जल्दी बिकेगी, यानी कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं ज़्यादा लिक्विड है। अब इस जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको यूज़ करो और मुझे बताओ। मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, ठीक। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में कौन ज़्यादा लिक्विड होगा? डिमांड डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, जल्दी से बताओ। और कैश और चेक और मान लेते हैं बॉन्ड्स हैं, इसमें कौन ज़्यादा और कौन कम लिक्विड होगा? लिक्विडिटी आप समझ गए ना, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश कैश कैश। कैश से ज़्यादा तो कुछ लिक्विड हो ही नहीं सकता है। कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। कैश तो कैश ही, वो तो है ही पानी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में आई होप सभी ने डिमांड डिपॉजिट ही लगाया होगा, ये ज़्यादा लिक्विड है। क्यों? विदाउट एनी काइंड ऑफ इफ्स एंड बट, विदाउट एनी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, यू विल बी गिवन योर मनी, यू विल बी गिवन योर कैश, यानी कि जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में? पैसे में। लिक्विड टर्म ज़्यादा होगा। कैश, चेक एंड बॉन्ड्स, कैश इससे ज़्यादा कोई लिक्विड हो सकता है क्या? ये कैश ठीक है। और बॉन्ड्स की अगर बात करें, सबसे कम लिक्विड है। चेक भी थोड़ा सा कहीं बीच में लाई करता है, इतनी जल्दी आपको नहीं मिल जाएगा इसमें से आपको कैश, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप चेक लगाने गए, जिसकी चेक है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, लो घूमो, ठीक है, मान लेते हैं भी, जो तुम लगाओगे चेक, फिर 1-2 दिन बाद में उसको ऑनर किया जाएगा, तब तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, तब तुम उसको निकाल पाओगे, है कि नहीं। सिंपल सी बात इतनी है। तो चेक, और एक चीज़, कैश जिस तरह से हमारी फियाट करेंसी होती है या फिर फियाट मनी होती है, चेक होती है हमारी फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी ना लिखने के लिए आएगा, समझ में आना चाहिए फिड्यूशरी मनी। तो फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फियाट करेंसी पता है क्या होती है? फियाट मनी, जहाँ पे तुम अगर एक्सेप्ट नहीं किए, आरबीआई डंडा लेके आएगा और तुमको बोलेगा घूम तो जाओ जरा, और फिर तुम्हें पता है क्या होगा मतलब कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेक में क्या है, चेक एक्सेप्ट ज़रूरी नहीं है। आपने मान लो कि फॉर एग्जांपल आप मेरे से बोले कि सर इस बार की जो हमारी पेमेंट है बैच की, तो वो चेक के फॉर्म में ले लो, मैं मना भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने बोला ये 1000 रुपये है, लो सर, ठीक है, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, वो उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ कि ये करेंसी नहीं चलती है। चेक को मैं मना कर सकता हूँ। तो चेक जो काम करता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे काम करता है। तो जो करेंसी, जो मनी हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट पे काम करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अब है आ रही है मेन चीज़। यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ पढ़ाई ना, दोनों चीज़ पढ़ाई, एक तो टाइप्स ऑफ मनी इन इकोनॉमी एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीज़ें अब यहाँ पे काम आने वाली हैं टाइप्स ऑफ मनी एग्रीगेट्स में। तो सर हमारे 4 टाइप के नहीं, 5 तरह के, वैसे तो 4 होते हैं, बट फिर भी हम एक और कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ M0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M1, यहाँ पे मैं ले लिखता हूँ M2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ M3। M4 भी लिखना तो चाह रहा था, लेकिन जगह की कमी की वजह से हम आगे उसको लिखेंगे M0, M1, M2, M3, ठीक। या तो ऐसा करते हैं M1, M2, M3, M4 यहाँ लिख लेते हैं, M0 को हटा देते हैं, ठीक है, M0 को अलग लिख लेते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन उससे पहले M0 या फिर M0 को समझ लेते हैं। M0 क्या होता है? ये M0, ठीक है। ये जो M0 होता है ना, इसमें आता है तुम्हारा करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो पहला वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए ये है ना, ये इसको उठा दो। अच्छा, अब ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये भी तो कारण आता है, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हो गया पागल हो गए हैं क्या हम लोग, जो M1, M2, M3, M4 पढ़े जा रहे हैं क्या ये? और क्यों पढ़ रहे हैं क्या, वो तो अभी जान जाओगे, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं सो दैट ये आरबीआई इसको पढ़ता है। अब क्योंकि आरबीआई पढ़ता है, पेपर में आता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी फिलॉसफी है। आरबीआई क्यों पढ़ता है?
आरबीआई इसलिए पढ़ता है सो दैट वो अपनी पॉलिसी का फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल लाता है, कल देखे थे, तो उसका फॉर्मुलेशन सही तरह से कर सके। जो मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पे इलाज की ज़रूरत है जिस ऑर्गन को, उस ऑर्गन को दो, उस ऑर्गन को दे, ताकि उसको ये पता चले कि भाई कहाँ पे पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। भाई बैंक के पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से वो अपनी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेगा और उसी हिसाब से गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। तो उसी लिए उसने कुछ एग्रीगेट बना रखे हैं, जैसे कि उसने कुछ इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई बना रखा था कि भाई अगर फूड वाला देखना होगा, अगर सर्विसेज वाला देखना होगा तो वो सीपीआई के पास जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पास। अगर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में देखना है उसको इन्फ्लेशन, तो वो डब्ल्यूपीआई के पास जाएगा। सिमिलरली अगर उसको मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक्स देखना है तो उसने डिफरेंट तरह के एग्रीगेट बना रखे हैं, M1 M2 M3 M4, और उसी हिसाब से उस एग्रीगेट के पास जाएगा और देखेगा कि कहाँ पर ज़्यादा मनी सप्लाई घूम रहा है। ठीक, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब इसमें आता है क्या, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद आरबीआई। दो चीज़ें आ गई सर, डिपॉजिट्स विद आरबीआई क्या नहीं आया, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्टल जो हमारे ऑफिसेज हैं उनके पास कॉल डिपॉजिट नहीं आया इसमें, एम नॉट। ये जो एम नॉट है इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी यानी कि उच्च शक्ति प्राप्त धन। इसी को हम बोलते हैं बेस मनी यानी आधार धन, क्योंकि ये बेस के तौर पे एक्ट करता है। इसी से अब हम बनाएंगे M1 M2 M3 M4। ठीक, इसी को ही हम बोलते हैं रिजर्व मनी यानी कि आरक्षित धन। ठीक है, चीज एक नाम अनेक। ठीक, अब आते हैं M1 M2 M3 और M4 पे। ये क्या होते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ होते हैं ये। M1 की अगर बात करें तो इसमें आता है करेंसी विद द पब्लिक। ध्यान रखना, करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं, बिकॉज करेंसी इन सर्कुलेशन में तो जो पब्लिक के पास पैसा है और जो बैंक के पास कैश पड़ा हुआ है दोनों आते हैं, लेकिन हम इसमें लेंगे सिर्फ करेंसी इन M1 की बात करें ना, हाँ, तो इसमें हम लेंगे करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, इन सर्कुलेशन हम M0 में ले रहे थे, यहाँ पे करेंसी विद पब्लिक लेंगे। ठीक, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट। याद करो, डिपॉजिट्स विद आरबीआई में दो कंपोनेंट थे, एक तो बैंक का डिपॉजिट विद आरबीआई जो कि नहीं ले रहे हैं, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यानी M1 में हम बैंक को एकदम ही नेग्लेक्ट मार रहे हैं, बैंक को एकदम ही नेग्लेक्ट मार रहे हैं, है कि नहीं, बैंक को एकदम ही नेग्लेक्ट नहीं मार रहे हैं, इसका डीडी वाला कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक, तो M1 में क्या आ रहा है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और अभी ठीक है, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बता दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चिंता को हटा दो, अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करो। फिर आपको थोड़ा सा लूप होल से बता दूंगा, या फिर कुछ क्या बोलते हैं, टिरिक बोलते हैं, टिरिक बता दूंगा, जिससे कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही इंक्लूड कर लो डीडी, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, है ना डिमांड डिपॉजिट्स। M2 की अगर बात करें तो M2 में आता है, M1 में जितना भी आता है उसको उठा लो, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स विद आरबीआई, विद पोस्ट ऑफिस, नॉट आरबीआई, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या आता है, M3 में आता है M1 में जितना है, M2 नहीं M1 प्लस TD, दैट इज टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट यानी FDRD। M4 क्या होता है, M4 होता है M3 में जितना है प्लस ऑल डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस के पास दो ही तरह के तो डिपॉजिट्स थे, सेविंग वाला था, यहाँ पे देख लो दो तरह के थे, डीडी और टीडी। तो ऐसे समझ लो कि सेविंग का डीडी ले लिए किसमें, M2 में, और सेविंग का यानी कि पोस्ट ऑफिस इवन में देखने को मिलेगा। अब तुम्हें टिरिक बताते हैं, देखो पहली टिरिक तो ये है कि जब वो M1 के बारे में पूछेगा तो डीडी को ज़रूर मेंशन करेगा वो। तुम सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो M1 को M0 यानी M0 प्लस DD। M1 में DD है और M3 में TD, यानी जो ऑड वाले हैं, ऑड वाले, ऑड, उनमें बैंक का DD और TD है। DD और TD ऑड वाले में पहले DD आएगा देन TD आएगा। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस का पहले DD आएगा देन पोस्ट ऑफिस का TD और DD दोनों सब कुछ आ जाएगा। इज दैट क्लियर।
यहाँ पे भी तो डी डी आ गया है ना, क्योंकि ये M1 प्लस डी डी है ना, M1 में तो पहले डी डी है ना। और जिस तरह M2 में क्या है, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डी डी विद पोस्ट ऑफिस। ये क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट मतलब डी डी प्लस टी डी दोनों। तो यानी M1 M3 जब बात करेंगे ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो हम बैंक के डी डी टी डी की बात करेंगे, और पोस्ट ऑफिस की जब बात कर रहे होंगे तो इवन नंबर्स पे बात कर रहे होंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूँ कि जो M1 एंड M2 है, M1 M2 M3 M4, इन सबको मॉनेटरी एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, M1 और M2 को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं नैरो मनी। जिस तरह M0 को बोले थे हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, रिजर्व मनी, उसी तरह इसको बोल देते हैं नैरो मनी यानी संकीर्ण धन। क्लियर। इसी तरह M3 एंड M4 को बोल देते हैं क्या, M3 एंड M4 को बोल देते हैं ब्रॉड मनी। अब यानी कि एक तरह से व्यापक मुद्रा। तो इन बात ये आती है कि इसको क्यों नैरो मनी बोलते हैं और इसको क्यों ब्रॉड मनी बोलते हैं, रीज़न है उसका। तो मैं रीज़न दिखाते हैं अभी, चलो। M3 में और M4 को क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं ब्रॉड मनी, इनको क्या बोल रहे हैं दोनों को, नैरो मनी, संकीर्ण धन। ब्रॉड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रॉड है, चौड़ा है ना, चौड़ा है मतलब इसमें बहुत सारी मनी है। यहाँ पे हम तुम्हें कुछ बता रहे थे कि ये करेंसी इन सर्कुलेशन है, ये बैंक मनी, इकोनॉमी में कितना पैसा, इकोनॉमी ये जो बैंक के पास टीडी है ना, ये बैंक के पास जो टीडी पड़ा हुआ है, इन सब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये इन सब को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा पड़ा है हमारी इकोनॉमी में वो बैंक के पास एज अ टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो यानी कि जब हम इसको लेंगे टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट को, तो ये बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, मॉनेटरी एग्रीगेट बहुत ही चौड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कई बार हम M4 को भी हटा के M3 को ही सिर्फ बोल देते हैं कि अगर इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्चुअल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी कि ऑप्शन में अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ ले, जो कि पूछा एसएससी ने, कि इनमें से कौन सा ब्रॉड मनी है, और M1 M2 M3 M4 चारों देगा, तो M1 M2 तो तुम एलिमिनेट कर ही दोगे आराम से। फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार M3 M4 दोनों एक साथ होने चाहिए थे, एक साथ क्यों नहीं। नहीं है तो नहीं है भाई, अब एक को तो चूज़ करना पड़ेगा। अब दो नहीं मिल रहा है तो एक तो लेंगे हम, ऐसे तो नहीं दोनों बबल भर के आ जाएंगे। M3 को चूज़ करेंगे आप, किसको, M3 को। ठीक, ये एक्चुअल मनी सप्लाई को दिखाता है। बिकॉज अगर आप देखें जो टीडी है, टाइम्स डिपॉजिट, वो सबसे ज़्यादा मनी होल्ड करता है इकोनॉमी में। जो एफडी और आरडी बहुत लोगों ने करवा रखी हैं, ठीक है, और मैंने कल बताया था वो मत करवाया करो म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। ठीक है, तो M3 समझ गया कि M1 M2 कलेक्टिवली नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। और M1 M2 क्यों नैरो मनी बोलते हैं, बिकॉज इसमें डिमांड, इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं है, टर्म डिपॉजिट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन करिए दोनों जरा। 51 और 108 अलग अलग आंसर दीजिए। सर ये क्लास रेगुलर होती है क्या? बिल्कुल ट्यूटर माइंड जी, रेगुलर होती है। वैशाली कुमार सर, हम दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए अदर डिपॉजिट्स क्या है। अदर डिपॉजिट वैशाली जी हम पहले पढ़ चुके हैं, शायद आप क्लास में लेट आई हैं। ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई हैं। एक तो बैंक ने जो आरबीआई के पास पैसा डाल रखा है, जमा कर रखा है कि भाई बैंक लो, हम बैंक बोलती है लो हमारा पैसा ले लो, हमको कुछ ब्याज देते रहना। और बाकी मान लो किसी और का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पड़ा हुआ है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मनी फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द मॉनेटरी सिस्टम। 51 का देखते हैं, बिल्कुल सही सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M3 को सबसे वाइडली यूज्ड है। ये आपका क्वेश्चन दोनों CDS में, SSC के तो हम करते ही हैं लास्ट में, लेकिन बीच बीच में CDS का मसाला भी ऐड करते चलते हैं, CDS और CAPF का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज, तो नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी सिंपल M1 प्लस M2, सिंपल सी बात है ना, M1 प्लस M2 होता है। M1 में तो DD आ जाता है, M2 में क्या आ जाता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें जो टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं, नेट टाइम डिपॉजिट, सर टाइम डिपॉजिट लेते ही आप नैरो में नहीं ब्रॉड में चले गए। जो लोग सी बता रहे हैं तो कैसे सी बता रहे हैं ये? ठीक है, टाइम डिपॉजिट आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे? टाइम डिपॉजिट का मतलब अभी अभी जस्ट पढ़ा है और अभी गलत कर दिए तुम, देख लो। टाइम डिपॉजिट ब्रॉड मनी चिल्ला चिल्ला के बताएं अभी,
और फिर भी आप बता रहे हैं, दिल से बुरा लगता है भाई। भी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। M1 और M2, M1 में क्या आता है, M1 में आता है हमारा एक तो करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, छोड़ो गए तेल लेने, बस ये ध्यान रखो M0 प्लस DD, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन M0 टाइप मान लो और DD है ये, ठीक है। M1 हो गया, जब ये जोड़ दिया तो M2 हो गया, और क्योंकि M1 M2 दोनों कलेक्टिवली नैरो मनी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। अब आते हैं मनी मार्केट पे। जो मेन चीज़ थी वो आपको ये समझ में आ गई होगी, थोड़े छोटे छोटे टर्म्स है, मनी मार्केट क्या होता है, NPA क्या होता है, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, बैड बैंक्स क्या होते हैं, इनको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। मनी मार्केट की अगर बात करें तो दो तरह की मार्केट होती है एक्चुअली, मनी मार्केट होती है और एक कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। मनी मार्केट होती है और एक होती है कैपिटल मार्केट। ये मनी मार्केट जो होती है शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। इस शॉर्ट टर्म मार्केट में कौन कौन ऑपरेट करता है, शॉर्ट टर्म मार्केट में जैसे कि कल हमने टी बिल्स देखे थे, अगर आपको याद रहो, ट्रेजरी बिल्स, तो ये कितने टेनर के लिए रिलीज़ किए जाते हैं, कितने तरह के टी बिल्स होते हैं, जरा कमेंट में आप बताइए। जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल से कम का टेन्योर, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा का, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब लॉन्ग टर्म में आता है, कैपिटल मार्केट में आता है, ठीक है। अब ये टी बिल्स हमने 3 टेनर के पढ़े थे, एक तो 91 डेज़ के, एक दूसरे 182 डेज़ के, और चौथे थे हमारे 364 दिन के। और एक चीज़ कि टी बिल्स, मैंने पता नहीं कल चीज़ बताई थी आपको कि नहीं, कि जो हमारे टी बिल्स होते हैं, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये दे आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट रेट, ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रेट का ये मतलब ये होता है कि जैसे तुम हमारे, क्योंकि ट्रेजरी बिल है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह की, कल बताया था आपको, है ना। तो ये एक तरह की जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मान लेते हैं ये डिस्काउंटेड रेट पे ऑफर होते हैं, इसका मतलब ये कि मान लो इसकी कीमत 1 लाख रुपए की है, ये मुझे 90,000 में दिया गया कि लो बेटा 90,000 में ले जाओ, ठीक है। जीसेक में ले गया, जीसेक में ले गया, 90,000 दे दिया। जीसेक जब लौटाने आऊँगा ना तो मुझे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया एक तरह से, वो मेरा प्रॉफिट हो गया एक तरह से। तो ये डिस्काउंट रेट में ऑफर किए जाते हैं, इसका मतलब ये है। जो मनी मार्केट होती है, ठीक है, ये जो आपकी मनी मार्केट होती है, इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट और दूसरे को बोलते हैं नोटिस मनी, ठीक है, नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में एक तरह से अगर आपको 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, अगर आपको 1 दिन या फिर 1 दिन से कम, लेस दैन अ डे, लेस दैन 1 दिन के लिए अगर पैसा चाहिए तो कॉल मनी, और अगर आपको 1 से लेके या फिर 2 से लेके 14 दिन तक का पैसा चाहिए तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको बताई उसी वजह से लिमिटेड रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता इससे क्वेश्चन, लेकिन टी बिल से क्वेश्चन आया था, इनसे आया था क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेस दैन 1 डे और 2 to 14 डेज। अब ये जो मनी मार्केट है ना, इस पे हमारे काम करते हैं, कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया होगा जब MCQ सॉल्व कर रहे थे, तो टर्म आए थे लिबॉर, मिबॉर, सॉफर, कल मैंने कुछ आपको बता रहा था, याद आ रहा है आपको लास्ट में, लिबॉर, मिबॉर, सॉफर, ये सब क्या होते हैं। देखिए होता क्या है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक्स को CRR और SLR मेंटेन करनी होती, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मेंटेन करने होते हैं। तो ये मेंटेन करने होते हैं, तो ये भी मैंने आपको कल बताया था कि भाई कई सारे बैंक ऐसे होते हैं कि उनके पास CRR या फिर SLR मेंटेन नहीं होता है, तो और कई सारी ऐसी बैंक्स होती हैं, मान लो ये बैंक है इसके पास नहीं है, मान लो कि भाई जितना भी हमने पढ़ा था कि CRR का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको एज अ रिजर्व RBI के पास रखना पड़ेगा। टेक्निकलिटीज़ में ये होता है, वैसे तो खुद के पास रखते हैं, बट अगर हम टेक्निकलिटीज़ में बात करें तो वो RBI के पास इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मनी को रखते हैं। अब NDTL का कुछ पार्ट रखना है इनको, मान लेते हैं कि ये बैंक का NDTL जो है वो मान लेते हैं कि भाई कितना है, 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ है। अब CRR जैसे अभी करेंटली आई थिंक 4% के समथिंग चल रहा है, तो इनको 4 करोड़ मेंटेन करके रखना है बैंक, मतलब इनको CRR, ठीक है। लेकिन इनके पास आज 3 करोड़ रुपए ही हैं। अब इनको पता है कि अगर RBI गलती से अगर राउंड में आ गया तो इनके कायदे से बचा देगा, ठीक। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अदर बैंक्स जो होती है ना, जिनके पास एक्सेस में है, मान लो कि ये बैंक के पास भी 100 करोड़ का NDTL है, इसके पास भी 100 करोड़ का, इसके पास भी 100 करोड़ का, वैसे बात सेम नहीं होगा बट कंसिडरिंग सेम है, तो है इनके पास 100 करोड़ का NDTL, बट इनको भी मेंटेन करना है 4 करोड़ है, लेकिन इसके पास 5 करोड़ है, इसके पास 8 करोड़ है, इसके पास 7 करोड़ है, तो मतलब ज़्यादा है, ठीक। तो ये इसके पास शॉर्ट कितना है, 1 करोड़ का फंड है,
तो किसी भी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई यार दे दो दे दो दे दो, जो ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे। अब ये तो ऐसे फ्री फंड में तो दे नहीं देंगे, कोई पैसा देगा अपना तो कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। हो सकता है ये कम कर रहा हो, ये ज़्यादा कर रहा हो, ये और कम कर रहा हो, तो जो कम कर रहेगा उसी से ये बैंक लोन लेगा। बैंक के मान लेते हैं बैंक बी सी डी है ये, ठीक है, तो उसी से लेगा। तो ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड टाइप खेल रहे थे ये लोग सारे बैंक। आरबीआई है बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। आरबीआई बोलता है चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। जैसे कि हमारा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्या है, प्लेटफॉर्म है। सेलर्स एंड बायर्स के लिए उसने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और उसमें बीच में मार्जिन कमाता है कौन? अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, है कि नहीं। उसने वहाँ पे बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। एक मार्केट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। उसी तरह से आरबीआई ने एक मार्केट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि देखिए होगा क्या कि ये जितना भी, मान लो कि ये बैंक बी है तुम्हें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है लोन, ये 5% में दे रहा है, ये 7% में दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे और उसको बोलेंगे ऑफर रेट, उसको बोल देंगे ऑफर रेट। और उस ऑफर रेट में तुमको मिल जाएगा, ये डेली बेसिस पे रिवाइज होता रहेगा, ठीक। अब ये जो ऑफर रेट है, आरबीआई ने बोला कि जो इंटरनेशनली खेल होता है उसके अनुसार होगा। इंटरनेशनली खेल क्या होता है, रुको जरा, इंटरनेशनली क्या खेल होता है? इंटरनेशनली खेल होता है लिबॉर मिबॉर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनली, ये खेल होता है कि भाई देखो, इंटरनेशनल तौर से भी ऐसा ही होता है कि जो बैंक्स है, मान लो ये एसबीआई बैंक है, ठीक है, हमारी इंडियन बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो लंदन की बैंक के पास जा रहा है, ये वैसे की बैंक कोई बैंक है उसके पास जा रहा है पैसे लेने। तो सेम यही होता था, ये सेम खेल होता था जो अभी मैंने खेल एक्सप्लेन किया कि भाई डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट लोग देते थे डिफरेंट बैंक्स। तो आरबीआई आया कि भाई बोला कि ठीक है तुम रुक जाओ और इस तरह से अपना एक हम कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह सेम तौर से हमारा एक आया ब्रिटिश, ये रटना नहीं है आपको, ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बस समझते जाना है। ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन आया ये, ठीक है। ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन ने बोला कि चलो तुम्हारे लिए कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, इस तरह से हम एक एवरेज रेट निकाल लेंगे और उसी में आपको ऑफर होगा। आरबीआई ने बोला अच्छा ठीक है, तो ये बोला गया लिबॉर। ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन ने बोला लिबॉर। लिबॉर क्या है, ये बस फुल फॉर्म याद रखना, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक। तो हर कंट्री ने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग ही अपने वाले रेट को चेंज, मतलब एक उसको एक बेंचमार्क के तौर पे इसको लिया। इंडिया वाले ने मेबॉर बना दिया, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। इसी तरह जापान वालों ने टिबॉर बना दिया, टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट। तो अब से हर कंट्री ने अपना अपना बना दिया। तो ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। फिर बाद में भी कुछ साल पहले ये पता चला कि ये जो ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन है ये सब खेला खेल रहे थे। जो बैंक इसमें रजिस्टर्ड थी, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स थी, जब इनको लोन चाहिए होता था तो इस ऑफर रेट को मैनुअली कम कर देते थे, और जब इनको लोन देना होता था तो इस रेट को बढ़ा देते थे, सो दैट इनको प्रॉफिट हो। ट्रिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन का इन्होंने घोटाला किया इसमें। जब बात पता चली तो इसको जो है खारिज किया गया है, इसको हटाया गया, एंड इसीलिए एक नया लाया गया, सॉफर लाया गया। और सॉफ्टवेयर को ही अभी मतलब एक तरह से एज अ बेस यूज़ किया जाता है। और ये हमारा जो आरबीआई है उसने भी आई थिंक ये बोला था कि जुलाई 2022 से सभी को जो बेस रेट के तौर पे यूज़ करना है वो सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। आरबीआई ने बोला है कि अब कोई भी लिबॉर को यूज़ नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा। तो अब इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर का ही यूज़ होता है। तो ये जो मैंने पूरी राम गाथा आपको समझाई, ये समझाने के लिए बताई, इसमें कुछ रटना नहीं है। लिबॉर मिबॉर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ भी इससे घुमा के, तो ऐसा ना हो कि एकदम मुंह खुला तुम्हारा रह जाए कि होता क्या है। तो इसलिए हम आपको समझाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, ठीक। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। तब आते हैं बेसल नॉर्म्स पे, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। बताइए जल्दी से। रमज़ान चल रहे हैं सर, रोज़ा खोल के खाना खाते हुए आप वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा, रमज़ान चल रहे हैं आजकल है। ईद भी तो है आई थिंक होली के बाद ना। सॉफर इज़ अ काइंड ऑफ बेस रेट, ठीक है सर। क्या नहीं नहीं, हर ब्रांच को तो नहीं है। इस फैक्ट एज अ ओवरऑल जनरल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। मान लो एक ब्रांच के पास नहीं है, दूसरे के पास है, तो पैसा वैसे बात है वहाँ से वहाँ तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
सॉफर को क्या रिपीट करना है इसमें, मैंने कुछ बताया ही नहीं, फुल फॉर्म बताया, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। इसने लिबोर को रिप्लेस किया है, बस ख़त्म। सॉफर कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है। चलिए अभी आते हैं करंट CRR रेट। अनुराधा आई थिंक 4% है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ बेसिस पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है। 10 बेसिस पॉइंट का मतलब हमेशा ध्यान रखना 0.1% होता है। अगर कभी न्यूज़ में आप देखो कि जैसे RBI ने 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है तो मतलब 0.1% रेट बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह से। वैसे आई थिंक 4% चल रहा है। बेसल नॉर्म्स पे आते हैं। ये बेसल क्या है, तो बेसल एक जगह का नाम है स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, बेसल नॉर्म्स होते हैं क्या, देखो कल पढ़े थे, ये बैंक थी, ये पर्सन ए जो है लोन देने आए थे अपना, ठीक है, और ये पर्सन बी लोन लेने आए थे अपना, मतलब ये मतलब अपना डिपॉजिट देने आए थे बैंक के पास और ये लोन लेने आए थे। तो यही जो इन्होंने दिया पर्सन ए ने, वही पूरा घुमा दिया इनको। सोचो ये जो पर्सन है ये माल्या टाइप पर्सन है, ये विजय माल्या टाइप पर्सन है। मतलब ये कि पूरा लेके भाग जाएगा, ये तो रफू चक्कर हो जाएगा। ये क्या करेगा, बैंक घुइयाँ देगी, घुइयाँ छीलेगा फिर ये बैठ के ना, घुइयाँ नहीं छीलेगा ये जब बैंक ऐसी तैसी कर देगा। और इस जब ये बैंक, जब इसको ये बात पता चलेगी तो ये बाकी अपने साथियों को बताएगा, भाइयों भाइयों, दौड़ता हुआ जाएगा दौड़ता हुआ जाएगा कि ठंड में लाइन लगी है ठीक है, और यहाँ पे बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ऐसे क्या होगा, इससे बैंकिंग सिस्टम से, कल भी बताए थे, फेथ इरोड होगा। जिनका बाकी बैंक में भी पैसा है, मान लेते हैं SBI है ये, ठीक है, और ये पर्सन कोई जिनको इन्होंने बताया इनका SBI से कोई लेना देना नहीं, इनका PNB से लेना देना है, पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है। भागेंगे PNB की ओर जल्दी से कि भैया ऐसा तो नहीं PNB की भी ऐसी तैसी हो गई। तो इससे होगा क्या, बैंकिंग सिस्टम से फेथ इरोड होगा, लोग बैंक में पैसा रखेंगे नहीं। जब लोग बैंक में पैसा रखेंगे नहीं तो लोन कहाँ से लेंगे ऐसे लोग। अब ये तो माल्या टाइप लोग हैं, ठीक है, जो एक तरह से पैसा देने के मूड में नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, या फिर अपनी अयाशी में पैसे को खर्च कर दिए हैं। लेकिन जो कायदे के ढंग के लोग हैं, जो हमेशा टाइम पे पैसा लौटाते हैं और वो सही काम के लिए पैसा लेते हैं, अयाशी नहीं करते हैं उस पैसे से। हमारे यहाँ तुम्हें एक स्टोरी बताते हैं एक नशेड़ी टाइप के भाई साहब हैं, ठीक है, हर बार बैंक से लोन लेके आते हैं और इस उम्मीद में, जैसे अभी चुनाव वाला साल है, ठीक है, तो माफ़ी हो जाती है, एग्रीकल्चर के नाम पे लेके आते हैं, माफ़ हो जाते हैं, लोन माफ़, ठीक है, तो ऐसे ही चल जाता है, पीने के लिए ला के ले जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि लोन माफ़ नहीं हुआ, बैंक वाले आए, तो भाई साहब तैयार रहते हैं लाठी के साथ, अपनी लठ के साथ तैयार रहते हैं। तो बेचारे बैंक वाले भी आते नहीं तो सारे बैंकों को इन्होंने चपत मार रखी है। तो इस तरह के अगर लोग आते हैं बैंक में, तो बैंक को चेहरा देख के तो पता चलेगा नहीं कि भाई ये बैंक पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो अगर चेहरा देख के नहीं पता चलेगा तो फिर क्या तरीका है, तो फिर तरीका ये है कि एक बासल करके सिटी है, ठीक है, बेसल बासल जो भी यार इसको बोलो, बोलने के लिए नहीं आएगा। तो ये स्विट्ज़रलैंड में सिटी है। यहाँ पे 1930 में 1930 में एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट करके एक बैंक की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर आज बेसल स्विट्ज़रलैंड में है। फिर 1974 में इन लोगों ने क्या किया, 1974 में लोग मिले और इन्होंने बोला सभी बैंक्स को कि देखो, जो भी तुम्हारे पास ये लोग आए ना लोन लेने, क्योंकि जो तुम लोन दे रहे हो तुम्हारा एसेट है, तुम्हारी पूंजी है, ठीक है। अब लोन तुम एक पर्सन को नहीं दे रहे हो, मल्टीपल पर्सन को दे रहे हो, और मल्टीपल पर्सन में हो सकता है कि कोई पर्सन ए हो, ये पर्सन ए हो, मान लेते हैं कि ये पर्सन ए, जैसे हमारे मान लेते हैं रतन टाटा जी, वैसे उनको खैर क्या है लोन लेने की ज़रूरत, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, रतन टाटा जी जैसे लोग हैं। और दूसरी तरफ ये माल्या जैसे लोग हैं जिनका कोई नियत ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ टाटा और कहाँ माल्या, खैर ठीक है। तो टाटा जी मान लेते हैं लोन लेने के लिए, और एक दूसरी तरफ माल्या, टाटा जी जैसे लोग की हैं कि तुरंत टाइम पे लोन लौटाएंगे, इंटरेस्ट रेट भी देंगे, और माल्या जैसे रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर मान लेते हैं कुछ हैं, मान लेते हैं कि सैलरीड हैं हमारे, ठीक है, कोई जिनको सैलरी मिलती है, सैलरीड है एम्प्लॉय, तो ये भी जनरली दे ही देते हैं, ठीक है, मतलब कि ठीक है इनकी टाइम पे सैलरी आई है तो ये दे देंगे। और एक है हमारे, मान लेते हैं बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं, कोई भी धंधा करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है तो वो धंधा करने के लिए ले रहा है अपना पैसा। तो आप क्या करो, बासिल नॉर्म्स मतलब बासिल में ये जो कन्वेंशन हुआ, तो इन लोगों ने ये बोला कि देखो बैंक भाई तुम ऐसा करो, और इसकी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर हैं इसका, तकरीबन 45+ कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं, तो सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ इसको फॉलो करती हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर। इसमें जितनी भी सेंट्रल बैंक्स होती हैं सारी कंट्रीज़ की, वो मेंबर होती हैं, जैसे हमारी भारत से RBI है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि अगर एक बैंक
बैंक, अगर एक बैंक ढहेगी तो फिर उस कंट्री की सारी बैंक ढहेंगी, बैंकिंग सिस्टम से ही फेथ इरोड हो जाएगा। और अगर वहाँ का बैंकिंग सिस्टम चरमराया, आसपास का भी बाकी कंट्रीज़ का भी बैंकिंग सिस्टम चरमराएगा, क्योंकि सारी इकोनॉमीज़ जो है कनेक्टेड हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब होता है कि रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इम्पैक्ट बेचारा भुखमरी फैल रही पाकिस्तान में, ये होता है ग्लोबलाइज्ड मार्केट। वॉर वहाँ हो रही है, तंगी यहाँ हो रही है, ये होता है हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो इसीलिए फिर कि भाई सारी बैंक को ध्यान से सुनो, क्या करो तुम, ये तुम्हारा लोन है, तुम्हारा एसेट है, तुम इसमें रिस्क असाइन करो। जैसे टाटा जी है, इनको 0% रिस्क है। 0% रिस्क का मतलब ही 100% पैसा आने का चांस है। 0% रिस्क है इसमें एसोसिएट। सैलरीड मान लेते हैं 5% रिस्क है। बिजनेस वाले मान लेते हैं कि भाई 25% रिस्क है। ठीक है, और माल्य में तो भाई मान लेते हैं 95% रिस्क है कि पैसा लौट के आएगा भी क्या। तो इसका तुम निकालो एवरेज। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिस्क वेटेड एसेट। तुम एवरेज निकालो, जैसे मान लो तुम टाटा जी को जितना दिए हो उसका 0% रिस्क, मतलब मान लो 100 करोड़ दिए इनको टाटा जी को, 0% मतलब 100 करोड़ का 100 करोड़ वापस आएगा। सैलरीड पर्सन को मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं कि दिया 1 करोड़, तो उसमें 5 लाख का रिस्क है। ठीक है, मान लेते हैं बिजनेस वाले को दिया 1 करोड़, तो 25 लाख का रिस्क है। माल्य को दिए 1 करोड़, तो 95% का रिस्क है, यानी 5 लाख ही रिटर्न होने की वो है। जितना भी तुम्हारा एसेट है, लोन दिया है, उसमें तो तुम ऐसा रिस्क निकाल लो, और तो निकाल लो कितना रिस्क में पड़ा है एसेट। जैसे मान लिया सबको 1 करोड़ दिए, टाटा जी से 0 है, कुछ नहीं है। यहाँ 5 लाख रुपए है का रिस्क है। यहाँ पे कितना का रिस्क है, यहाँ पे 25 लाख का रिस्क है। यहाँ कितना रिस्क है, 95 लाख का रिस्क है। तो दिया कितना टोटल, 4 करोड़ दिया, 30 लाख और इसको 95 लाख को जोड़ लो, 30 लाख और 95 लाख को जोड़ लो, कितना आएगा, 1.25 करोड़ आएगा। ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख, ये क्या है, मेरा रिस्क वेटेड एसेट हो गया। ये RWA बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, अगर पूछ ले तो। ठीक है, तो रिस्क वेटेड एसेट हो गया ये। क्लियर, ये हो गया रिस्क एसेट वेटेड एसेट, 5 लाख, 25 लाख और 95 लाख। अब इसी से एसोसिएटेड हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या एसोसिएटेड है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसी को बोलते हैं CAR। ये जो एसेट है ना, 5 लाख, 25 लाख, 95 लाख, ये आपका रिस्क वेटेड एसेट है। और ये जो उसके बेसिस पे आपने 0%, 5% जितना भी नेट में परसेंट निकाला, या फिर जितना आपको अपने ये देखो अभी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको हिंदी में बोल सकते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और इसको बोल सकते हैं जोखिम भरित एसेट। ठीक, तो बासिल ने ये बोला, बेटा जितना भी तुम्हारा रिस्क वेटेड एसेट है, ठीक है, उतना तुम अपने पास रखो, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। उतना तुम अपने पास रखो, सो दैट अगर कल को कोई आ गया एकदम से पैसे लेने, तो ऐसा ना हो कि पता चला कि मान लिया जैसे लोग हैं तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारी तो बखिया उधेड़ देंगे मान लिया जैसे लोग। इसीलिए अपने पास पैसा रखो तुम। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि ये यही तो CRR पढ़े थे, CRR SLR में, कि RBI बोल रहा था अपने पास पैसा रखो, एकदम से कोई आ गया तो ये वो सब है ना, ये आना चाहिए मन में डाउट। अंतर है दोनों में। अंतर ये है कि RBI ने बोला था जितना पैसा तुम्हारा पास आ रहा है, यानी जो तुम्हारी लाइबिलिटी है, उसका सर्टेन परसेंटेज हमारे पास रखो। यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा लोन है, तुम्हारा एसेट है, उसका तुम सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखो। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे एसेट यानी लोन की बात हो रही है। क्लियर है इतनी चीज़। तो ये बासल वाली चीज़ समझ में है कि 1974 में सभी G10 यानी ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इकट्ठा हुए, ठीक है, और एक बैंकिंग कमिटी बनी। ठीक है, बैंकिंग, ये रटना नहीं है आपको, बस थोड़ा देख लो, बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, बैंकिंग सुपरविजन बनती है ये बासल में ही। देन 1988 में 1981 में नॉर्म्स निकाले जाते हैं, बेसल 1 नॉर्म्स, जिनको बोला गया कि इतना % आपको रखना है, इतना जितना भी रिस्क वेटेड एसेट है उसका सर्टेन परसेंटेज रखना है अपने पास। देन बासल 2 नॉर्म्स हुए, देन बासल 3 नॉर्म्स हुए। इस तरह से हमारे डिफरेंट नॉर्म्स निकल के आए। बासल 3 जो नॉर्म्स निकल के आए वो 2014 में निकल के आए। हमने जो सबसे पहले बासल नॉर्म्स को इंडिया ने जो अडॉप्ट किया, इंडिया अडॉप्टेड दी बासल नॉर्म्स इन द ईयर 1999, 1999 में हमने इसको एक्सेप्ट किया था बेसल नॉर्म्स को। कभी अगर पूछ ले कि Tier 1 Tier 2 कैपिटल क्या होते हैं, भाई अगर हम आपको बताएं तो इससे इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने देखा है कि भाई बेसल नॉर्म्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं,
उत्तर था बैंकिंग सिस्टम। एकदम आसान सा क्वेश्चन। हम आपको बता इसलिए दिए हैं ताकि अगर वेंडर चेंज हो रहा है ना, तो अगर मान लो कि कुछ उसका मूड बदला भी तो इससे ऊपर तो वो नहीं जाएगा। टीयर की अगर हम बात करें, सॉरी हाँ, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री कैपिटल, ये डिफरेंट तरह के कैपिटल, कैपिटल का मतलब है पैसा। अगर पूछ लिए ये कैपिटल किससे एसोसिएटेड हैं, आपको डीप में नहीं पढ़ना है किस तरह के कैपिटल हैं, तो ध्यान रखना बस ये बेसल नॉर्म से एसोसिएटेड हैं। किससे एसोसिएटेड है? बेसल नॉर्म से एसोसिएटेड है। अब किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने अगले अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ, एंड देन क्वेश्चंस। कॉल नहीं उठा रहे हैं। हाँ, जिस व्यक्ति से आप कॉल करना चाहते हैं वो व्यक्ति जो है कॉल उठा नहीं रहे हैं, उस टाइप के हैं माल्या जैसे लोग। सर उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। उसी पे आ रहे हैं जो आपका, ये आप बता रहे हैं ना एनपीए वगैरह, उसी पे आ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह पे ही। तो बैंक ऑफ, बताया तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, अगर डाउट्स क्लियर हैं तो। सर आपके बेसल का फुल फॉर्म, भाई बेसल सिटी का नाम है यार, बेसल सिटी का नाम है, उस पे ये बेसल वन और बेसल टू बेसल थ्री नॉर्म्स है, कोई फुल फॉर्म थोड़ी ना इसका, जितना यार मुझे पता है। अब जैसे नोएडा है, नोएडा का फुल फॉर्म है, लेकिन जितना मुझे पता है बेसल कोई फुल फॉर्म तो नहीं होगा। बेसल सिटी का नाम, जैसे दिल्ली सिटी का नाम है तो दिल्ली कोई ऐसा थोड़ी, जैसे कानपुर सिटी का नाम है, कानपुर का कोई फुल फॉर्म थोड़ी ना है। ठीक है। अब जैसे कि कानपुर की अगर बात करें तो एक कान्हा मतलब कुछ करके राजा नाम था, राजा थे, उन्हीं के नाम पे कानपुर का नाम पड़ गया। और ये बेसल वन टू डिफरेंट ईयर पे आया, जैसे होता है 1988 में आया था ये, ठीक है। सॉरी ये मैंने 2014 लिख दिया, ये आपका बेसल टू जो है, ध्यान रखना। वैसे ईयर तो शायद ही पूछे, 2004 में आया था। एंड बेसल जो थ्री है आई थिंक 2008 के टाइम पे आया था, जब 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे आया था। आई थिंक 2008 ही होगा, एक बार नहीं होगा तो मैं चेक कर लूँगा। वैसे तो ये 1988, ये 2004 और ये 2008 ही आई आई थिंक, ठीक है। चलिए अभी आते हैं एनपीए पढ़ते हैं। ये एनपीए क्या होता है? एनपीए छोड़ते हैं, एसेट पढ़ते हैं। एसेट गवर्नमेंट के, थोड़ा पानी पी लें अगर आपकी परमिशन हो तो। विथ सम क्रैकिंग साउंड लेट अस स्टार्ट दी एसेट्स। तो एसेट क्या होता है? जो बैंक लोन पे पैसा उठाती है उसको एसेट बोलते हैं। इस एसेट को हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एसेट मिलेगा बैंक को कि नहीं मिलेगा, कि विजय माल्या जैसे लोग लेके फरार हो जाएंगे। तो एक रेगुलर एसेट वो होता है जो बैंक को इंटरेस्ट रेट कायदे से टाइम पे मिल रहा है, एकदम टाइम पे मिल रहा है ब्याज, और पैसा भी टाइम पे रिटर्न हो गया, रेगुलर एसेट्स। दूसरा होता है स्ट्रेस्ड एसेट, थोड़ा स्ट्रेस है लग रहा है पैसा निकालने पे, यानी कि या तो 30 दिन से पैसा मिला ही नहीं ब्याज का है, या तो हो सकता है 45 दिन से ना मिला हो, 60 दिन से ना मिला हो सकता है, 90 दिन से ना मिला हो पैसा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। वैसे इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, SMA 1, SMA 2, SMA 3। अगर 30 दिन तक नहीं आया तो स्ट्रेस्ड SMA 1, 60 दिन तक नहीं आया तो SMA 2, 90 दिन तक नहीं आया तो SMA 3, लेकिन उतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है। तीसरा होता है अगर वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं आया, दिक्कत है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये लोन जो उठाए थे दिए थे परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं वापस नहीं आ रहा, ब्याज तक वापस नहीं आ रहा है। कितने दिन से? 90 दिन से ज़्यादा। अगर 90 दिन से ज़्यादा जो है पैसा नहीं आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एनपीए। इसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं एनपीए को भी। एक को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट एसेट बोल देते हैं। दूसरे को बोलते हैं डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट यानी डाउट है इसमें। और तीसरा होता है लॉस एसेट, गया, खत्म, टाटा बाय बाय,
ये क्या है, 90 दिन से लेके, 90 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 महीने, ठीक है, 90 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 महीने। तो अगर 3 महीने से लेके अगर 12 महीने तक पैसा ना आए तो उसको इसमें रखा जाता है। डाउटफुल एसेट मतलब अगर 12 महीने से ज़्यादा, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, अगर ना आए तो डाउटफुल एसेट, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं आएगा, भूल जाओ इसको, राइट ऑफ कर दो इसको, इस लोन को राइट ऑफ कर दो, मतलब कि अपने बुक से निकाल दो, बैंक को बोला जाएगा, क्योंकि अब ये पैसा आने वाला नहीं है। बैंक रोने लगे, बैंक रोने लगे कि हमारा पैसा तो हम कैसे देंगे, मतलब रोने लगे। तो गवर्नमेंट बोलती है रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। गवर्नमेंट बोलती है रुको, हम तुम्हारे लिए बैड बैंक सेटअप करते हैं। बैंक और रोने लगी, बोलते हैं वैसे भी हमारी ऐसी तैसी और आप गुड बैंक की जगह बैड बैंक सेटअप कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं बेटा, ये बैड बॉय की तरह बैड बैंक नहीं है, नाम में बैड है लेकिन है अच्छी है बैंक। ये बैंक है जो आपका पैसा निकाल के आपको देंगी, लेकिन ऐसे फ्री फंड में कोई काम नहीं होता है। जो तुम्हारा एनपीए है, जो तुम्हारा एनपीए, वैसे तो तुम रिकवरी कर पाओगे नहीं, है कि नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर तुम उसको करोगे। तो हमारे पास एक आदमी है जो इसमें एकदम हफ्ता वसूली में एकदम मास्टर है, वो हफ्ता वसूली में प्रो है वो। तो हफ्ता वसूली, मान लो कि तुम्हारे 10 करोड़ की अगर हफ्ता वसूली कर देता है, मान लो तुम्हारा 50 करोड़ एनपीए, उसमें से 10 करोड़ तुम्हें निकाल के दे देता है वो, तुमको कमीशन चाहिए भाई को, कितना परसेंट, 3-4%। बैंक बोलता है ठीक है ले लेना, वैसे भी जा तो रहा ही है, जो भी आ जाए उतना अच्छा है। तो बैड बैंक्स क्या होती हैं समझ में आ गए ना, नाम पे मत जाना, होती अच्छी हैं, मतलब लोन निकाल के देती हैं। और गवर्नमेंट ने जैसे सेटअप की दो अभी रिसेंटली, नेशनल एसेट, NARC बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इन शॉर्ट NARC। और दूसरी एक सेटअप की इंडिया डेट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको बैड बैंक के, ठीक है, जो अभी रिसेंटली सेटअप हुई हैं, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अभी और रो रहे थे, बैंक बोले, फिर बैंक ने मतलब गवर्नमेंट ने पूछा अब क्यों रो रहे हैं, बोलता है कि अब इसलिए रो रहे हैं कि मान लो कि हम बैड बैंक्स का सहारा नहीं ले पाए, या फिर मान लो कि कुछ और भी तो हमें दो टूल की तुरंत हम पैसे की रिकवरी कर सकें। तो फिर उस केस में इन लोगों को बोला, मतलब गवर्नमेंट ने माने कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, उसको बोलते हैं सारफेसी एक्ट। इस सारफेसी का फुल, ये एक्ट आया था 2002 में, 2002 में। इसका फुल फॉर्म होता है, अगर हम बात करें, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सारफेसी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट इसको बोलते हैं, सारफेसी एक्ट 2002, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, वैसे नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन पर्पस ये था कि देखो बैंक्स, तुमको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इन्होंने कोलेट्रल रखवाया था, जो तुम्हारे पास लोन लेने आया था, कोलेट्रल मतलब गिरवी, जो एज अ सिक्योरिटी पर्पस रखवाया था, आराम से उसकी नीलामी करो, आराम से बेचो, कोई कोर्ट केस, कोई कुछ पंगा नहीं होगा, आराम से। यानी कि एक तरह से बोल सकता हूँ कि इट अलाउज एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स टू रिकवर देयर एसेट्स विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन। आराम से वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं उसमें, जैसे कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा वाला एनपीए होना चाहिए, ऐसे नहीं 50,000 रुपये के लिए खोखट पाले हुए हो, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों को ऐसा तुरंत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। लास्ट टर्म है हमारा कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होते हैं, इनको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो डैश 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 लेकिन नवाबी ना घटे, मतलब कि पैसा ये चुकता कर सकते हैं, लोन जो उन्होंने लिया है वो चुकता कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर। कई सारे विलफुल डिफ़ॉल्टर ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, चुनाव का साल है, बोलेगी कि लोन माफ़, जबकि ये दे सकते थे लोन, बट फिर भी ये नहीं देंगे, ठीक है। ये तो एक सर्टेन वो तो हो गया कि ठीक है, उतना नीचे गिरे हुए नहीं है, ठीक है, ठीक है, सबको पैसा प्यारा होता है, और ठीक है कि यार माफ़ हो रहा है तो चलो हम हमारा भी माफ़। कुछ होते हैं जानबूझ के नहीं देते हैं, पैसा है लेकिन बैंक को लटकाए रहेंगे, इस तरह से वो जो काम करते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर बोले जाते हैं वो, ठीक है। पैसा दे सकते हैं, डिफ़ॉल्टर का मतलब है कि पैसा नहीं दे सकते हैं वो। विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब है कि अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं, पैसा तो दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारे कानपुर में एक टर्म होता है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वो कर रहे हैं वो, ठीक है। हाँ से शुरू होता है और गिरी से ख़त्म होता है वो। चलो भाई, तो अभी आते हैं किस पे,
क्वेश्चंस पे। ठीक, क्वेश्चन करिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। समझिए। सर आप कानपुर से? जी हाँ, कानपुर से। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो जब कल बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। डैश इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को मॉनिटरी बेस बोलते हैं और इसी को हम रिजर्व मनी बोलते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, इसको संकीर्ण मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। दैट इज नैरो मनी। इनमें से कौन सी होगी? तो नैरो मनी होगी हमारी M1 एंड M2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। M3 और M4 को जो हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। ठीक। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आर इंक्लूडेड इन दी विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या हम आपको ट्रिक बताए थे कि भाई जब पोस्ट ऑफिस आ जाए तो क्या देखना है? इवन। तो ऑड वाले तो होंगे नहीं, इसमें डीडी बैंक का, इसमें टीडी बैंक का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग पूछ रहा है, यानी डीडी बैंक का, डीडी पोस्ट ऑफिस का M2 में आएगा। इसमें ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड इन विच मनी सप्लाई एग्रीगेट। टोटल डिपॉजिट की अगर बात करें तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस M4। M2 में तो आती हैं सिर्फ सेविंग की जो डिपॉजिट होती हैं। खटाखट क्वेश्चन होना चाहिए बिना किसी देरी के साथ। टिपिकली डैश आर पेपर्स बियरिंग द प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मनी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिक्योरिटीज़, कैपिटल्स, डिपॉजिट्स या फिर बॉन्ड्स। तो ये होते हैं हमारे बॉन्ड्स। टिपिकली बॉन्ड्स आर द पेपर्स बियरिंग द प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मनी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज ऑथराइज टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है, हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में, बाई दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये आर्टिकल नंबर 19 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 का वॉलेशन कर रहे थे, इसलिए SBI जो है वो इशू करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज मेजर्ड टू एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। यानी इनमें किसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोल सकते हैं, समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। M4, M1, M2, M3। हम आपको बताए थे क्या एक चीज़, कि अगर चारों ऑप्शन में हो, ठीक है, और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स पूछ रहा हो या फिर ब्रॉड मनी पूछ रहा हो तुमसे, तो M3 तुम टिक करोगे। यही हमारा एक्चुअल में टोटल मनी सप्लाई को भी दिखाता है, बिकॉज इसमें टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 करिए सर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। और अभी छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी ना जाना छोड़ के। लेकिन 100 लोग चले गए हैं दिख रहा है अभी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी समझाना है, मनी और स्टॉक फ्लो वाला। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज सर। मैं टाट मिल के पास, ताड़ मिल नहीं होता शैलेंद्र साहू जी, टाट मिल होता है वो। तुम कानपुर में रहते हो, कानपुर की जगह का नाम ढंग से नहीं ले रहा है। टाट मिल के पास से क्लास ले रहा हूँ, आज आपके घर रुकूँ? अच्छा बेटा, टाट मिल काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से। सर पार्ट 3 रेलवे NTPC भी बताएंगे आदर्श पांडे। फ्राइडे के दिन एक फ्राइडे को सैटरडे को एक वीडियो आएगा, उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। मनी सप्लाई इज वो आ गया यार, हम तो सोचे थे आगे आएगा। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब हम तुम्हें बताएंगे फ्लोर, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता क्या है। M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये भी सही है। यानी 1 and 3 तो होगा, और ये ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 नहीं पता था तो भी हमारा आंसर आ गया। यानी कि मनी जो सप्लाई है फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो नहीं है तो क्या है? स्टॉक है। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्लो, इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक की बात करें, इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई,
मनी सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है कि भाई कितना क्या मनी है। मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कहीं पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, तो मेरा जो टी शर्ट कितनी पड़ी हुई है उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। तो उसको एक पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास इन्वेंट्री में मान लो 5 टी शर्ट पड़ी, तो मैं बोलूँगा कि इनकी इनकी इन्वेंट्री में हमेशा 5 टी शर्ट रहती हैं। हो सकता है कि दिन का आखिर का समय हो या फिर अभी ज़्यादा सेल चल रही हुई इस वजह से, तो उसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करना पड़ेगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम में इनके पास कितनी इन्वेंट्री रहती हैं। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा एक तरह से बोल सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट्स। इज़ दैट क्लियर? तो मनी जो सप्लाई होगा वो आपका किस में आएगा, इसमें आएगा। जो आपकी स्टॉक में आएगा, जो आपकी सेविंग्स होंगी वो आपकी इसमें आएंगी, ठीक है, सेविंग्स इसमें आएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो अगर हम बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 and 3। RBI publishes figures for 4 alternatives measures of money supply M1, M2, M3, M4। In this context, which of the following is called as narrow money? इनमें से नैरो मनी किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। नैरो मनी यानी कि संकीर्ण मुद्रा किसको बोलते हैं? चलिए, तो अगर हम बात करें, CPU और फेस 12 TCS ही कंडक्ट करवाएगा, सूत्रों से पता चला। अब सूत्र जो भी हो यार, सूत्र को भेजो तेल लेने, ठीक है, और तुम बस फोकस करो स्टडी पे। कौन क्या करवाएगा, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको मत फोकस करो जब तक कि कोई चीज़ पुख्ता नहीं मिल जाती है आपको, है ना। बिकॉज जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वही आएंगी, जो चीज़ें कर रहे हैं वही आएंगी। बस मैंने को बताया भी था, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर मान लो कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, साइंस से कम पूछे, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, इकोनॉमिक्स से कम पूछे। वो तो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए होगा। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, सारे लेवल्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है। M1, M2, M3, M4 में अगर बात करें नैरो मनी किसको बोलेंगे, तो M3 एंड M4 को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई M4 रेफर्स टू, तो M4 क्या है भाई, 4 है, इवन है। इवन है तो भाई पोस्ट ऑफिस तो होगा ही होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस तो होगा ही होगा। खत्म। टोटल डिपॉजिट होगा। सेविंग तो आएंगे M2 में। 11th नंबर पे आ जाओ। विच ऑफ दिस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज रेफर टू एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सर कुछ कंट्री अपनी करेंसी की रेट गिराती हैं, तो ऐसा क्यों करती हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। अंतिम रात्र जी कल आइएगा, ठीक है, मस्त नहा धो के आइएगा कल। कल पढ़ाएंगे आपको एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है और क्यों करती हैं। एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है कि इम्पोर्टर को होता है, किसको होता है, ठीक है। तो यहाँ पे M3 हो जाएगा आपका एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी आप कल समझिएगा। वैसे तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन कल आइएगा इस पर भी, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि आज पढ़ा है नहीं ना अभी। बैंक इशूज़ KCC का फुल फॉर्म क्या होता है, खैर आज के लेक्चर से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो एग्रीकल्चर टॉपिक से किसान क्रेडिट कार्ड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। लो भैया ख़त्म, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो अब कल जो है, कल हम लोग मिलेंगे, कुछ और CDS CAPF के शुरुआत में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला। और कल हम पढ़ेंगे, क्या बताया तो मैं आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और ये जो अभी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पूछ रहे थे ये पढ़ेंगे। एंड पोवर्टी कल पढ़ेंगे, तो पोवर्टी कल पढ़ेंगे, ठीक है, पोवर्टी क्या होती है। तो कल है थर्सडे, एंड देन परसों के दिन पढ़ेंगे, फ्राइडे को दो दिन हमारा लास्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। एंड देन उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स हो जाएगी, टाटा बाय बाय। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दोबारा बता दो सर, सूरज भारद्वाज जी पूछ रहे हैं। सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये होता है, सिंपल टर्म्स में बैंक बोलती है कि आप अपना रिस्क वेटेड एसेट निकाल लो, सभी बैंक से बोलती है, देन उसका सर्टेन पार्ट अपने पास रिजर्व के तौर पे रखो। उसको उसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, यानी उसका सर्टेन पार्ट आप अपने पास रख लो, सो दैट अगर कुछ बैंक फेल कर जाए तो आपके पास कुछ पैसा स्टॉक में पड़ा हो, वो होता है वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन 9th, अच्छा क्वेश्चन 9th में कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा नैरो मनी पूछा था, सॉरी नैरो मनी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा ब्रॉड मनी पूछा है। और किसी का कोई डाउट? IB रिजल्ट आ गया क्या? सर बढ़िया पढ़ाते हो आप सच्ची, क्या बात, सही बता, सही बता रहा हूँ। ये बताओ कि रिजल्ट आ गया क्या IB का? आ तो गया रिजल्ट।
लिक्विडिटी ट्रैप फिर से था तो मंजीत कुमार। लिक्विडिटी ट्रैप मंजीत तो ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे लोग, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या रेट चल रहा है, वो पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पास, वो होल्ड करके रखते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने पास पैसा रखते हैं वो। क्यों रखते हैं? बिकॉज उनको ये लगता है, जैसे चुनाव वाला भी चुनाव आ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी गिरेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे मार्केट में तो उतना इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। तो इससे अच्छा पैसे को अपने पास रखो, इन्वेस्ट मत करो। ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। उसमें सारी जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं आरबीआई वगैरह की, सब फेल हो जाती हैं। सर क्या है ये? नहीं, अलग होते हैं वो, ठीक है। ट्रेजरी, कभी कभी हम ट्रेजरी बिल्स को ट्रेजरी बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ क्या बोल सकते हो वो। योर टीचिंग इज़ सुपर सर। अच्छा मोहन जी, थैंक यू। और सिबिल स्कोर क्या होता है? वो आपके मतलब इस पर डिपेंड करता है सिबिल स्कोर कि आप कितना पैसा, वही है एक तरह से कि आप पैसा लेते हैं तो रिटर्न करते हैं कि नहीं। क्रेडिट स्कोर है आपका एक तरह से। तो अगर आप पैसा लेके रिटर्न नहीं करते हैं टाइम पे तो आपका ख़राब होगा क्रेडिट स्कोर, सिबिल। तो आप कहीं से भी बैंक से लोन लेंगे तो आपको उतनी जल्दी से लोन नहीं मिलेगा। बायोलॉजी कब कराओगे आनंद साहिल? आनंद साहिल, जब आपका डीपी वाला जो बंदा है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तब। इकोनॉमिक्स के बाद केमिस्ट्री बचा है, बायोलॉजी बचा है, स्टैटिक जीके बचा है। स्टैटिक जीके लास्ट में करेंगे, उसका रीज़न है, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या रीज़न है। रीज़न ऐसा है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक दो कुछ पेपर हो जाएं, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पूछने का अंदाज था टीसीएस का, वो एक यूनिक अंदाज था। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा अंदाज पता चल जाए नए पैटर्न के हिसाब से। बाकी देखते हैं जैसा होगा, करेंगे तो वही। 6 वीडियो हिडन क्यों हैं? क्योंकि वो सर हिडन इसलिए हैं वो, क्योंकि बैच की वीडियोस हैं। तो अगर आपको मतलब एनरोल करना है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, अगर आपको बैच की वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। आप एसएससी जीके बैच 2.0 दिख जाएगा आपको, ठीक है। एसएससी जीके बैच 2.0, तो वहाँ से आप जो है एनरोल कर सकते हैं बैच में। रिकॉर्डिंग एंड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। सर मैंने अभी आपका ज्योग्राफी का वन शॉट भी पढ़ा, मज़ा आ गया। अच्छा सर, आप लाइव कब आओगे? लाइव कब आएंगे? लाइव ही तो है। अच्छा वैसे मतलब वार्तालाप के लिए एप्लीकेशन पे सैटरडे या संडे को आते हैं ठीक है, इस सैटरडे या संडे को मिलते हैं। चलिए भाई, अब विदाई लेने का वक्त आ गया है, ठीक है। कोई रोएगा नहीं। थैंक यू।